जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से साइंस की क्लास आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जो कि अधिकारी सीरीज के तहत चलाई जा रही थी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अधिकारी सीरीज के तहत, जो कि सीरीज चलाई जा रही थी। इस सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको देख रहे होंगे, ये अधिकारी सीरीज चलाई जा रही है और यूपी पीसीएस की इसमें बात की जा रही है, यूपी आरओ एआरओ की इसमें बात की जा रही है एंड एपीएस की भी बात इसमें की जा रही है। इसमें हम लोग साइंस लेके चल रहे हैं और साइंस का जो पोर्शन होगा हम लोगों का, उसमें केमिस्ट्री चल रहा है। तो प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेट ये 4 है, 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपको देखना होगा तो कृष्णा स्टडी मस्ती पे आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो ये यूट्यूब पे सीरीज़ चलाई जा रही है, क्योंकि अभी हम लोगों का जस्ट अगले महीने में यूपी पीसीएस का पेपर को देखते हुए जितने भी साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा सिलेबस ख़त्म करने की। इसमें सारे पार्ट चलाए जाएंगे एक एक करके। तो चलिए बने रहिएगा और हम लोग चलते हैं अपने सेशन के तरफ सीधे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्या किसी ने खूब कहा है कि झूठ की डाल पर नहीं बैठता मैं, झूठ की डाल पर नहीं बैठता मैं, सच का परिंदा हूँ। जिन हालातों में लोग मर गए, मैं उन्हीं हालातों में जिंदा हूँ। तो अपने आप को बिल्कुल आप जिंदा रहिए, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ऐसे कहावतें, ऐसे वाक्य बहुत प्रचलित है समाज में। और हमें अगर कुछ करना है जीवन में तो हमें जीना पड़ेगा और अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो हमारा काम कोई और करने वाला नहीं है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को स्टार्ट करने हैं, क्योंकि इसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन है पहला ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ओके, तो हमें क्या देखना है इसमें जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। और एक ऑप्शन जो है हम लोगों का नीचे है, तो इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगला ऑप्शन कह रहा है कि जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा सही नहीं है, तो वो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी विलयन में विलयों के योग से इनका जल विभव जो होता है वो बढ़ जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो आप जरूर इसमें देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग IAS 2002 में ये प्री के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कि जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय गुण अणु के वाष्पन की दर को कम करता है। इसमें विलय में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में क्या होता है? निम्न होता है। परासरण दाब विलयन पर वाह दाब के द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। इस प्रकार जो है कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या था? ए सी डी ऑप्शन क्या है? सही है। जबकि विकल्प जो है कि बी क्या है? ये हम लोगों का रॉन्ग था, गलत था। इसलिए हम लोगों का इसमें नहीं वाला ही पूछा था, तो इसमें हम लोगों का बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए बने रहिएगा और आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण, क्या कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। और अगर ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पीसीएस एमपी पीसीएस प्री 2004 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो अशुद्धियों के कारण जो होता है द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि अशुद्धियों के कारण क्या होता है, तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने हाल ही में ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिए हैं। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। बिल्कुल अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है हम लोगों का। ऊंचाई की जगहों पर, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबल जाता है। ओके, तो हमें बताना है कि जो ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो अगर हम पृथ्वी पे अगर नीचे रहते हैं, ओके, मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे पानी जो है कि 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है। लेकिन अगर वहीं हम अगर ऊपर जाते हैं, ऊंचाई के पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोगों का होता है पानी वो 100 सेंटीग्रेड के नीचे ही तापमान पे उबलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः पानी उबलने का बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है। बी कह रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। सी कह रहा है कि पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई सही नहीं है। तो हमें बताना है कि क्या सही है। तो अगर हम बात करते हैं ऊंचाई पर जाने के लिए तो वहाँ पे जो होता है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, अतः इसलिए पानी जो है कि उबलने लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का ए हो जाएगा। ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का जो बिंदु होता है वो नीचे आ जाता है, इसीलिए 100 सेंटीग्रेड से नीचे ही तापमान पे पानी क्या होता है, उबलने लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं। वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी बताई गई है तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। आगे आप देखिएगा अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है हम लोगों का कारण, ओके, कथन, सॉरी माफ़ करिएगा, ये है हम लोगों का कथन। आगे जो है कि कारण दिया गया है तो हमें बताना है दोनों को कंपेयर करके कि क्या सही है क्या गलत। तो कथन हम लोगों का कह रहा है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान प्राप्त होता है। क्या ऐसा होता है? अगर हम नमक और बर्फ़ का अगर मिश्रण मिलाते हैं तो 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान हमें प्राप्त होता है, ये हमें बताना है। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो अपना देखते हैं कारण, क्योंकि बिना कारण देखे हम लोग निष्कर्ष नहीं कर निकाल सकते। तो आइए चलिए अब हमें अगले पेज पे जाना पड़ेगा। ओके, ये रहा हम लोगों का कारण। कारण है कि बर्फ, देखिएगा, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये हम लोगों का क्या है, कारण है, रीजन है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमसे गलत हो जाती हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं राइट ऑप्शन का तो ए सही है, ठीक है, कथन हमारा क्या सही है, लेकिन जो है कि आर क्या है, गलत है। रीजन जो दिया गया है वो हम लोगों का गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा यूपी लोअर सब डिवीज़न प्री में ये पूछा गया था और ये आईएएस प्री 2000 और 1998 में पूछा गया था और ये 1993 में पूछा गया था। तो अब जैसे कि ये देख सकते हैं क्वेश्चन कितना पॉपुलर है और ऐसे ही क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन घूम फिर के जो है कि निम्न के नीचे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो कहा गया है कि अपद्रव्य ओके को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक समानतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री से घटकर ये -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सिंग कहते हैं। इसके लिए कथन ए सही है, परंतु जो आर था वो क्या था, गलत था हम लोगों का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभियुक्त होता है। ठीक है, तो कोलाइड जो होता है, कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है कोहरे में। तो क्या होता है, गैस में द्रव होता है, द्रव में गैस होता है, या फिर गैस में ठोस होता है और द्रव में द्रव होता है। तो हमें बताना है कि कोहरे में क्या होता है। तो अगर इसकी अगर हम बात करते हैं कोलाइड तंत्र का, तो इसमें होता है गैस में द्रव होता है। गैस में क्या होता है, द्रव होता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए अगर इसमें हम देखते हैं तो ये देखिएगा कि कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदु के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडल, धूलकण इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में लटकी रहती हैं। ठीक है, मतलब झूलती रहती हैं और हवा के साथ इसका स्थानांतरित होता रहता है। तो इस तरीके से आपको कैसे ये सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही उम्दे क्वेश्चन लिए गए हैं। माफ़ करिएगा। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। हमें बताना है कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो क्या उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, या फिर घनत्व नहीं बदलेगा, सांद्रता नहीं बदलेगी, या आयतन नहीं बदलेगा। अगर 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर क्या करते हैं, घोल बनाते हैं, तो असंतृप्त चीनी घोल तैयार किया जाए तो उसमें कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो हमारा आयतन जो होता है ये नहीं बदलेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या होगा, नहीं बदलेगा। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग क्या होते हैं, इसमें फंस जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये दिया है कि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है। तो चीनी पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या क्या बढ़ेगा, इसमें सांद्रता बढ़ रही है और घनत्व तो बढ़ रहा है, परंतु आयतन वही रहेगा, आयतन इसमें नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हमें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट नंबर अगर 1 की अगर हम बात करते हैं तो आप बिल्कुल देखिएगा, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर वाह दाब लगाया जाता है। तो दिया है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, सही है। ठीक है, हमें बताना है। तो अगर हम बात करते हैं तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, न एक सही है न 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और न एक सही है न 2 सही है। अगर हम बात करते हैं इसमें आंसर की तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से कोई भी हमारा सही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी
कर लिए। अब आगे चलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। हमें बताना है वो कौन सी प्रक्रिया है जो उपयोगी नहीं है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए की आसवन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। अगर हम बात करते हैं ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए, तो आसवन विधि जो होती है ये हमारे लिए उपयोग नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, अब देखिए यूपी ARO री एग्ज़ाम प्री जो कि 2016 में हुए थे, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जो मैं ये आपको सीरीज चला रहा हूँ ये बिल्कुल उसी के समकक्ष लगी हुई जो कि PCS में और आरओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वरन अपने स्टेट का नहीं है, सारे स्टेट के मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आसवन की बात करते हैं, ठीक है, तो आसवन की अगर बात करते हैं, प्रक्रिया प्रयोग में तरल शुद्धियों लिक्विड जो है कि इम्प्योरिटी के शुद्धिकरण के लिए तैयार किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टल का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ओके, भी याद रखना है कि डिस्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रयोग कब होता है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो बताना है कि रंगीन पदार्थों की पहचान करने में या पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो हमें बताना है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। क्रोमेटोग्राफी की अगर बात की जाए तो इसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी जो है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का, देखिए क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायन के मिश्रणों को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीकी है। क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन देखिएगा कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है, फिर या तो हिमानीकरण कहा जाता है, पिघलना कहा जाता है, या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कपूर को, अगर हम कपूर को जलाते हैं तो वो सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। डी जो होगा हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले को। चलिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पे वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सब्लिमेट बोलते हैं। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर हो गया, किसका किसका हम लोग कर सकते हैं, तो कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो ये आदि पदार्थ हैं जिसके हम लोग सीधे क्या करते हैं, ठोस अवस्था से सीधे हम लोग गैस अवस्था में बदल सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है। अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, आवश्यक शुष्क बर्फ। इस घटना को कहते हैं, इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, विसरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं। अगर हम बात करते हैं किसका, तो अगर कोई ऐसे वस्तु को अगर हम खुले में रखते हैं और जो क्या होता है सीधे गायब हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन के नाम से इसको हम जानते हैं, इस प्रक्रिया को। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे है कि यह वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरलता अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अथवा वाष्प बिना तरलता अवस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहलाता है। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहा जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है और देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है। तो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 का ये क्वेश्चन है। बिल्कुल भी इस सारे क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। रेत और नेफ्लीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा, आसवन के द्वारा या क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, आंशिक आसवन के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, जैसे कि हम लोगों ने बिहार में देखा है कि बिहार में ई ऑप्शन भी रहता है। अगर ई ऑप्शन की बात करें तो वैकेंसियां हमेशा कोर्ट में चली जाती थी, तो बीपीएससी ने वैकेंसी कोर्ट में न जाए, ठीक है, तो इस वजह से जो है कि 5वें ऑप्शन को रखा गया, जिससे कि बीपीएससी कभी अपने आप को गलत साबित न करें। अगर हमको इसमें से अगर दो आंसर अगर मिलता है तो ऑप्शन नंबर ई हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें से कोई नहीं मिलता है तब भी हमें ई ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर एक से अधिक आंसर होता है तभी हमारा ई सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कोई नहीं होता है तभी हमें ई ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। चलिए, तो ये तो हो गई कुछ खास जानकारी। लेकिन आते हैं 22 नंबर पे कि रेत और नेफ्लिन को जब मिलाते हैं तो उसके किसके विधि के द्वारा अलग करते हैं, तो वो विधि हम लोगों का ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत एवं नेफ्थलीन के मिश्रणों को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे कि अगर इन दोनों को अगर हम खुले में रखेंगे तो नेफ्थलीन जो होता है वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा क्या होगा, वो गैस बन जाएगा, तो वो इससे क्या होगा, रेत से अलग हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बिना तरलता ग्रहण किए परिवर्तित हो जाती है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन अवस्था कहते हैं। तो चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, ये 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोगों का कहा गया है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, संघनन कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, उबलता कहलाता है, उबलना कहलाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं एक ठोस पदार्थ है जो कि बिना द्रव बने हुए सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उस कौन सी क्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। अभी हम लोगों ने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल भी आप देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोगों को मिलान करना है। ये सूची 1 है हम लोगों का और ये सूची 2 है। तो हमें एक में क्या गया है कि अपचयनांक दिया है और एक जो है कि वो तत्व है, तो हमें देखना है। तो ये कह रहा है कि 2, ठीक है। तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो MnO2 में Mn का अपचयनांक है। ओके, आगे क्वेश्चन जो दिया गया है अगले पेज पे दिया गया है, तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आगे जो ऑप्शन है अगला है कि 3। ओके, 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, इस तरीके से दिया गया है। तो 3 ऑप्शन में कह रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे वो चीज़ें समझ में नहीं। ओके, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 3, अगर हम बात करते हैं 3 का, ओके, तो 3 में कहा गया है कि, ठीक है, देखिएगा
H2SO4 में S का अपचयनांक है। ऑप्शन नंबर अगर और क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करते हैं 4 है, तो इसमें कहा गया है कि CaO में Ca का अपचयनांक है। ओके, आगे कहा गया है 4 कह रहा है कि NaAiH4 में Ai का अपचयनांक है। अगर हम इसको बात करते हैं कि ये कैसे सही होगा, मिलान जो करना है, तो इसमें अगर हम पहले की अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का क्या, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए। ओके, और उसके बाद अगर हम देखते हैं बी को, तो बी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 3 वाला हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा बी। ओके, और अगर थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे 1 नंबर पे चला जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा हम लोगों का डी। तो क्या हो गया हम लोगों का 3 4 1 2। अगर करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है कि ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए, ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं और इसको समझने के लिए हम लोग काफ़ी चीज़ों पे आते हैं। अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन IAS प्री 2002 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अगले यूनिट पे चलेंगे, तो देख लेते हैं कि किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, वह उसमें उपस्थित तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या का घटक के अनुसार योग होता है। अगर MnO2 में Mn का अपचयन की बात करें तो x हो जाएगा प्लस माइनस जो है कि कोष्टक में 2 और 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, -2 हो जाएगा और Mn का। ओके, अब आते हैं अगले पे। अगला हम लोगों की अगर बात करें तो अगला है हम लोगों का Mn का अपचयन संख्या 4 है, तो H2SO4 में S का अपचयनांक हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा और इंटू 2 + x हो जाएगा। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों का देखने को मिलता है कि प्लस कोष्टक में -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इंटू बराबर 0। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है, क्या हमें देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिल जाएगा आपको 2 + x - 8 0 हो जाएगा, और x का अगर मान निकालेंगे यहाँ से, तो x का अगर हम मान निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर x को हम यहाँ करते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, और इससे अगर हम निकालते हैं तो -6 हो जाएगा, और माइनस माइनस को अगर हम करते हैं तो ये प्लस आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, तो x का अपचयनांक हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि CaO में Ca का अपचयनांक अगर बात करते हैं x हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, x प्लस कोष्टक में -2 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये जो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं NaAlH4 में अगर देखें तो Al की अगर बात करते हैं कि क्या है, तो ये हो जाएगा +1 + x प्लस कोष्टक में -1 और इंटू क्या हो जाएगा 4। तो अगर इसको अगर हम बात करते हैं तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन में ऑक्सीकरण संख्या -1, जबकि हाइड्रोजन के अनुयौगिक में प्लस होता है। तो अगर इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -4, और -4 में से +1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो Ai का अपचयनांक क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि थोड़ी केमिस्ट्री की भाषा है तो आपको समझने में असहज हो सकता है, लेकिन अगर आप इससे दूर भागेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हार्ड लगने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। और अब हम लोग अगला यूनिट की अगर बात करते हैं तो अगला यूनिट की बात अगर हम लोग करते हैं तो अब आगे सेशन पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, अगले सेशन पे चला जाएगा। तो अकार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग अगले सेशन से स्टार्ट मैं करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आए होंगे। और चलिए, अगर अभी तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि जितने लोगों का ये पेपर है तो उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि उनका पेपर क्या हो सके, आसान हो सके। तो
प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर ही हमारा जो है कि आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस सेशन को मैं यहीं तक एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।